किसी ने क्या खूब कहा है, फल लगने पर वृक्ष की डालियां नीचे की ओर झुक जाती हैं। वैसे ही सज्जन पुरुष धन और ज्ञान आते ही विनम्र हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। आज की कहानी में हम जानेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान होने का क्या लाभ होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान। तीन व्यक्ति एक सिद्ध गुरु से दीक्षा प्राप्त कर वापस लौट रहे थे। गुरु जी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक होने की भी सीख दी थी। तीनों तमाम ग्रंथों पुराणों पर चर्चा करते आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत समय चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें कहीं विश्राम करना चाहिए और रात गुजार कर ही आगे बढ़ना चाहिए। वे एक जगह रुके और खाने की पोटली खोली, पर दुर्भाग्यवश उसमें एक ही रोटी बची थी। तीनों ने सोचा कि इसे बांटकर खाने से किसी की भूख नहीं मिटेगी। अच्छा होगा कि कोई एक ही इसे खा ले, पर वो एक व्यक्ति कौन हो ये कैसे पता चले। चूंकि ये आध्यात्मिक अनुभव कर लौट रहे थे, इसीलिए तीनों ने तय किया कि इसका निर्णय वे भगवान पर छोड़ देंगे। भगवान ही कुछ ऐसा इशारा करेंगे कि समझ में आ जाएगा कि रोटी किसे खानी चाहिए। और ऐसा सोचकर वे तीनों लेट गए। थके होने के कारण जल्दी सबकी आंख लग गई। अब अगली सुबह वे उठे तो पहले व्यक्ति ने कहा, कल रात मेरे सपने में एक देवदूत आए। वे मुझे स्वर्ग की ओर सैर पर ले गए। सचमुच इसमें पहले मैंने कभी ऐसे दृश्य नहीं देखे थे। असीम शांति, असीम सौंदर्य मैंने हर जगह देखी। और जब मैं भ्रमण के अंतिम चरण में था तो सफेद वस्त्र पहने एक महात्मा ने मुझसे कहा, पुत्र ये रोटी खा लो, इसे प्रसाद समझो और अपनी भूख मिटाओ। पहले व्यक्ति ने अपनी बात खत्म की ही थी कि दूसरा व्यक्ति बोला, कितनी अजीब बात है, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा। और अंत में एक महात्मा ने मुझे स्पष्ट निर्देश दिए कि मैंने भी जीवन भर लोगों का भला किया है, इसलिए रोटी पर मेरा ही हक बनता है। उन दोनों की बातें सुन तीसरा व्यक्ति चुपचाप बैठा था। तुमने क्या सपना देखा? पहले व्यक्ति ने पूछा। मेरे सपने में कुछ भी नहीं आया था, मैं कहीं नहीं गया और न ही मुझे कोई महात्मा दिखे। लेकिन रात में जब एक बार मेरी नींद टूटी तो मैंने उठकर रोटी खा ली। अरे तुमने ये क्या किया? ऐसा करने से पहले तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बाकी दोनों ने गुस्से से पूछा। कैसे बताता? तुम दोनों अपने अपने सपने में इतने दूर जो चले गए थे, तीसरे व्यक्ति ने कहा। और कल ही तो गुरुजी ने हमें बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। मेरे मामले में भगवान ने जल्द ही मुझे संकेत दिया कि भूखों मरने से अच्छा है कि रोटी खा ली जाए, और मैंने वही किया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से संकेत मिलता है, समझदारी मिलती है कि आध्यात्मिक ज्ञान तो ठीक है, पर व्यवहारिक ज्ञान का भी होना बहुत जरूरी है। कभी भी किताबी कीड़ों की तरह हमें नहीं व्यवहार करना चाहिए। कुछ अपने व्यवहार के बल पर भी समाज में स्थान बनाना चाहिए और उसी तरीके से करना चाहिए जिससे कि हमारी भी भलाई हो और समाज की भी भलाई हो। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे और आप मोटिवेट होकर के पूरे दिन अच्छे से काम करते रहें। इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर करता है, मृत्यु आना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है।
आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कर्म और भाग्य में क्या अंतर होता है। इसे इस स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। एक बहुत ही घना जंगल था। उसमें एक महात्मा जी रहते थे। जंगल के दोनों तरफ नदी थी और नदी के दोनों किनारों पर दो राजा रहते थे। दोनों राजा एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक बात दोनों में समान थी कि कोई भी काम के लिए वो एक बार महात्मा जी के पास जरूर आते थे। दोनों राजाओं में गुस्सा बढ़ गया और दोनों ने सोच लिया कि अब युद्ध से ही निपटारा होगा। सबसे पहले जो राजा महात्मा जी के पास पहुंचा और सारी बात को बताया, तो महात्मा जी ने बोला, राजन, आपके भाग्य में यह युद्ध हारना लिखा है। राजा बहुत उदास हो गया और आशीर्वाद लेकर अपने महल में आ गया और सबसे बोला, कफन बांध कर ही निकलो, जो होगा देखा जाएगा, या तो मर जाएंगे या मार कर आएंगे। दूसरी तरफ दूसरा राजा आया और बोला, महात्मा जी, मेरा क्या होगा? महात्मा जी ने मुस्कुराकर बोला, राजन, यह युद्ध जीतना आपके भाग्य में लिखा है। राजा बहुत ही खुश हो गया और अपने राज्य में आकर सबको यह बात बता दिया। फिर क्या था, अगले ही दिन जब दूसरा राजा युद्ध के लिए जा रहा था, तभी उसके घोड़े की एक नाल टूट गया। मंत्री ने बोला, राजन, बदल लो। लेकिन राजा को बहुत ही घमंड था। उसने बोला, हम तो युद्ध जीत रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। राजा युद्ध में पहुंच गया और दोनों तरफ की सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी। थोड़ी देर बाद दोनों राजाएं एक दूसरे के सामने आ गए और दूसरे राजा के घोड़े का नाल टूट गया और पहले राजा, जो कि हारने वाला था, दूसरे राजा को बंदी बना लिया। जीत के बाद पहला राजा महात्मा जी के पास गया और बोला, आपने तो बोला था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया। फिर महात्मा जी ने बोले, राजन, आपके भाग्य में यही लिखा था, लेकिन आपने अपने मेहनत से अपने भाग्य को भी बदल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि भाग्य भी उन्हीं के साथ होता है, उन्हीं का साथ देता है। जो लोग मेहनत से परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, तो भाग्य के ऊपर निर्भर न रहिए, भाग्य को छोड़िए और परिश्रम करिए, मेहनत करिए और उसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहिए। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि डर होना जरूरी है, लेकिन निडर होना उससे भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है, कहानी निडरता की। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी के बचपन की कहानी पर आधारित है ये प्रेरक प्रसंग। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की कहानी। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर थे। जब वह लगभग 8 साल के थे, तभी से अपने एक मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। उस मित्र के घर में एक चंपक पेड़ लगा हुआ था। वह स्वामी जी का पसंदीदा पेड़ था और उन्हें उस पर लटक कर खेलना बहुत प्रिय था। रोज की तरह एक दिन वह उसी पेड़ को पकड़कर झूल रहे थे कि तभी मित्र के दादाजी उनके पास पहुंचे। उन्हें डर था कि कहीं स्वामी जी उस पर से गिर ना जाए या कहीं पेड़ की डाल ही न टूट जाए। इसलिए उन्होंने स्वामी जी को समझाते हुए कहा, नरेंद्र,
स्वामी जी के बचपन का नाम था। तुम इस पेड़ से दूर रहो, अब दोबारा इस पर मत चढ़ना। नरेंद्र ने पूछा, क्यों? क्योंकि इस पेड़ पर एक ब्रह्म दैत्य रहता है। वो रात में सफेद कपड़े पहने घूमता है और देखने में बड़ा ही भयानक है, दादाजी उत्तर दिए। नरेंद्र को यह सब सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उसने दादाजी से दैत्य के बारे में और भी कुछ बताने का आग्रह किया। दादाजी बोले, वह पेड़ पर चढ़ने वालों को लोगों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र ने यह सब ध्यान से सुना और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बच्चा डर गया है, पर जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र पुनः पेड़ पर चढ़ गया और डाल पर झूलने लगा। यह देख मित्र जोर से चीखा, अरे तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वो दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। बालक नरेंद्र जोर से हंसा और बोला, मित्र डरो मत, तुम भी कितने भोले हो। सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुमसे कुछ कहा और उस पर यकीन मत करो। खुद ही सोचो, अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन कब की टूट चुकी होती। सचमुच स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही निडर और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। तो दोस्तों, इस प्रेरक प्रसंग से सीखने को मिलता है कि विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। कोई भी बात पर अमल करने से पहले। बाकी जो बच्चे बचपन में इस तरह की सोच रखते हैं, भविष्य में वो ऊंचाइयों को छूते हैं। इसीलिए आगे बढ़ते रहने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, न बुरा होगा न बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने इस चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के माध्यम से हम सीखेंगे कि एक ही बात को दो या अधिक अलग अलग नजरिए या दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी, जिसका शीर्षक है काला या सफेद। इसके माध्यम से आज हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी पीछे से दो बच्चों के आपस में झगड़ा करने की आवाज आने लगी। क्या हुआ? तुम लोग इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। राहुल, सर, अमित अपनी बात को लेकर अड़ा है और मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। अमित बोलता है, नहीं सर, राहुल जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, इसीलिए उसकी बात सुनने से कोई फायदा नहीं। और ऐसा कहकर वे फिर तू मैं करने लगे। मास्टर जी ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, एक मिनट, तुम दोनों यहां मेरे पास आ जाओ। राहुल, तुम डेस्क की बाईं और अमित तुम दाईं तरफ खड़े हो जाओ। इसके बाद मास्टर जी ने कवर्ड से एक बड़ी सी गेंद निकाली और डेस्क के बीचों बीच रख दी। मास्टर जी बोले, राहुल तुम बताओ ये गेंद किस रंग की है? राहुल बोलता है, जी ये सफेद रंग की है। मास्टर जी ने, अमित तुम बताओ ये गेंद किस रंग की है? अमित बोलता है, जी ये बिल्कुल काली है। दोनों ही अपने जवाब को लेकर पूरी तरह विश्वास में थे कि वे उनका जवाब सही है, और एक बार फिर वह गेंद के रंग को लेकर एक दूसरे से बहस करने लगे। मास्टर जी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, ठहरो, अब तुम दोनों अपने अपने स्थान बदल लो और फिर बताओ कि गेंद किस रंग की है। दोनों ने ऐसा ही किया, पर इस बार उनके जवाब भी बदल चुके थे।
राहुल ने गेंद का रंग काला तो अमित ने सफेद बताया। अब मास्टर जी गंभीर होते हुए बोले, बच्चों, ये गेंद दो रंगों से बनी है और जिस तरह यह एक जगह से देखने पे काली और दूसरी जगह से देखने पर सफेद दिखती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह से आप किसी चीज को देखते हैं उसी तरह दूसरा भी उसे देख रहा हो। इसलिए अगर कभी हमारे बीच विचारों को लेकर मतभेद हो तो ये न सोचें कि सामने वाला बिल्कुल गलत है, बल्कि चीजों को उसके नजरिए से देखने और उसे अपना नजरिया समझाने का प्रयास करें। तभी आप एक अर्थपूर्ण संवाद कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से जो सीख मिलती है कि अपने अपने नजरिए होते हैं किसी भी बात को समझने के, देखने के, एक दूसरे को समझते रहने के लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें और मोटिवेट होते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल। किसी ने क्या खूब कहा है, क्रोध एक स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेज काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि क्रोध और प्यार की कहानी में बड़ा कौन है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। फर्रुखाबाद गंगा का तट आशा के विपरीत एक साधु बहुत देर तक गालियां बकता रहा। जब गालियां बकते बकते थक गया तो अपनी कुटिया के भीतर चला गया। अगले दिन वह सुबह वही सिलसिला जारी रखा। लोग हैरान रहते कि यह कैसा साधु है जो कि भगवान के भजन के बजाय गालियों के प्रवचन करता है। उसकी कुटिया से थोड़ी ही दूर पर एक और कुटिया बनी हुई थी। उसमें एक महात्मा रहते थे। पता चला कि वह साधु उन्हीं पर गालियों की बारिश करता था। वह महात्मा अपने ध्यान में लीन रहते थे और गालियां सुनकर भी क्रोधित नहीं होते थे। एक दिन सुबह एक युवा साधक आया, उस साधु के पास गया और उनको एक फलों की टोकरी देने लगा। साधु ने साधक से फल देने वाले का विवरण पूछा। विवरण सुनते ही वह साधु फिर से गालियां देना शुरू कर दिया। यह सुनकर वह साधक वापस चला गया। कुछ देर बाद वह साधक फिर वापस आया और बोला, महाराज, उन्होंने बोला है कि आप रोजाना जो अमृत बाणी करके अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए खाना बहुत ही जरूरी है। वह साधु रोष से बोला, उन्होंने मेरे लिए यह बोला है, मैं अमृत वर्षा नहीं कर तब गालियों की वर्षा करता हूं उन पर। यह फल वो मेरे लिए तो भेज ही नहीं सकते। तुमको कोई भ्रम हो गया होगा। युवा साधक यह सुनकर बोला, महाराज, यह फल उन्होंने ही आपके लिए भेजा है। आप महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वभाव से परिचित नहीं। वे क्रोध का बदला प्यार से लेते हैं, इसीलिए आप इसको ग्रहण करें। वह साधु यह सुनकर दंग रह गया और बोला, जिस महर्षि दयानंद सरस्वती की निंदा को मैं अपना धर्म मानता था, वो इतना क्षमाशील है। यह कहते हुए वह कुटिया में गया
और महर्षि दयानंद के पैरों में लेट गया और उनसे माफी मांगने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि गुस्सा को प्यार से जीता जा सकता है। इसलिए क्रोध पर काबू कीजिए और प्यार से लोगों को नियंत्रित कीजिए। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की कहानी में हम सीखेंगे कि क्रोध के ताप का असर आपके अंदर और बाह्य वस्तुओं पर भी असर दिखाता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है क्रोध का ताप। बहुत समय पहले की बात है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चला। शास्त्रार्थ में निर्णायक थी मंडन मिश्र की धर्म पत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय होना बाकी था। इसी बीच देवी भारती को किसी आवश्यक कार्य से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ गया। लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपके हार और जीत का फैसला करेंगी। यह कहकर देवी भारती वहां से चली गई। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। कुछ देर पश्चात देवी भारती अपना कार्य पूरा करके लौट आई। उन्होंने अपनी निर्णायक नजरों से शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और अपना निर्णय सुना दिया। उनके फैसले के अनुसार आदि शंकराचार्य विजयी घोषित किए गए और उनके पति मंडन मिश्र की पराजय हुई। सभी दर्शक हैरान हो गए कि बिना किसी आधार के इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित करार दे दिया। एक विद्वान ने देवी भारती से नम्रतापूर्वक जिज्ञासा की, हे देवी, आप तो शास्त्रार्थ के मध्य ही चली गई थी, फिर वापस लौटते ही आपने ऐसा फैसला कैसे दे दिया? देवी भारती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे जब हार की झलक दिखने लगती है तो इस वजह से वह क्रुद्ध हो जाता है। और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध की ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य जी की माला के फूल अभी भी पहले की भांति ताजे हैं। इससे ज्ञात होता है कि शंकराचार्य जी की विजय हुई है। विदुषी देवी भारती का फैसला सुनकर सभी दंग रह गए। सबने उनकी काफी प्रशंसा की। तो दोस्तों, क्रोध मनुष्य की वह अवस्था है जो जीत के नजदीक पहुंचकर हार का नया रास्ता खोल देती है। क्रोध न सिर्फ हार का दरवाजा खोलती है, बल्कि रिश्तों में दरार का कारण भी बनता है। इसीलिए कभी भी अपने क्रोध के ताप से अपने फूल रूपी गुणों को मुरझाने मत दीजिए। इस कहानी से, छोटी सी कहानी से जो सीखने को मिलता है कि क्रोध पाप का मूल है। क्रोध अपने आप को भी जलाता है और अपनी बाह्य वस्तुओं को भी जलाता है। तो उससे बचें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा जो कि हमेशा कहता आ रहा हूं, कभी तो काम तो सभी करते हैं,
पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता, क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में की गई अच्छाइयों के बदले क्या मिलना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है क्षमाशीलता। एक राजा था। उसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे, जिनका इस्तेमाल वह लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सजा देने के लिए करता था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई। अतः क्रोधित होकर राजा ने उसे भी शिकारी कुत्तों के सम्मुख फिकवाने का आदेश दे डाला। सजा दिए जाने से पूर्व राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों से सेवा की है। मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूं। मंत्री ने राजा से निवेदन किया। राजा ने उसकी बात मान ली। 10 दिन बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़ कर लाते हैं और राजा का इशारा पाते ही उसे खूंखार कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। परंतु यह क्या, कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने की बजाय अपनी पूंछ हिला हिलाकर मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं और प्यार से उसके पैर चाटने लगते हैं। राजा आश्चर्य से यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर इन खूंखार कुत्तों का क्या हो गया है, वो इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। आखिरकार राजा से रहा नहीं गया। उसने मंत्री से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं? राजन, मैंने आपसे जो 10 दिनों की मोहलत ली थी, उसका एक एक क्षण मैं इन बेजुबानों की सेवा करने में लगा दिया। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता, खाना खिलाता व हर तरह से उनका ध्यान रखता। ये कुत्ते खूंखार और जंगली होकर भी मेरे 10 दिन की सेवा नहीं भुला पा रहे हैं। परंतु खेद है कि आप प्रजा के पालक होकर भी मेरी 10 वर्षों की स्वामी भक्ति भूल गए और मेरी एक छोटी सी त्रुटि पर इतनी बड़ी सजा सुना दी। राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने तत्काल मंत्री को आजाद करने का हुक्म दिया और आगे से ऐसी गलती न करने की सौगंध ली। दोस्तों, कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी की बरसों की अच्छाइयों को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। यह कहानी हमें क्षमाशील होना सिखाती है। ये कहानी हमें सबक देती है कि हम किसी की हजार अच्छाइयों को उसकी एक बुराई के सामने छोटा ना होने दें। और ऐसे क्षमाशीलता पाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए भी आप प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस क्षण आप अपने जीवन में हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, उस क्षण से आप अपने जीवन में सब कुछ बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है
वो है कि खुद की जिम्मेदारियों को समझें, जिम्मेदारी लें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ असर न हुआ और लोग मरते रहे। दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह से यह महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाना अनिवार्य है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक एवं कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो क्या किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे, कुछ भी नहीं बदला था, क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है, दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में भी आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। तो दोस्तों, जैसा इस कहानी में हुआ वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो इसे कर ही देगा, और हमारी इस सोच की वजह से स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती है। अगर हम दूसरों की तरह परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाएं, तो पूरे देश में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आज हमें जरूरत है। दोस्तों, कहानी यही सिखाती है कि जिम्मेदारियां उठाएं, बिना आप कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। सफल होने के लिए जिम्मेदारियां उठाना आवश्यक है, और जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है वो कभी श्रेष्ठ नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना सीखिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत कीजिए। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अगर हम अपनी तुलना किसी से करते हैं तो क्या वह हमारे लिए सही होगा या नहीं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है खुद की तुलना। एक सुंदर तोता था, उसका नाम पट्टू था। एक दिन वह बड़ा उदास बैठा था। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों? मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ।
पट्टू लगभग रोते हुए बोला, तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? इतनी सुंदर तो है। मां ने समझाने की कोशिश की। नहीं, बाकी सभी पक्षियों की चोंच कहीं अच्छी है। बिरजूबाज, कालू कौवा, कलिक कोयल, सभी की चोंच मुझसे अच्छी है। पर मैं ऐसा क्यों? पट्टू उदास बैठ गया। माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझाएं तो कैसे? तभी उसे सूझा कि क्यों न पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते थे। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। पट्टू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, काका, मेरी एक समस्या है। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। काका बोले। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं। ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं मेरे दोस्त बिरजूबाज, कालू कौवा, कलिक कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंच तो अच्छी है। खैर, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद है? छी, ऐसी बेकार चीजें तो मैं कभी न खाऊं। पट्टू ने झट से जवाब दिया। अच्छा, छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियां खिलाई जाए? काका ने पूछा। या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाए? काका कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं एक तोता हूं, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूं। पट्टू नाराज होते हुए बोला। बिल्कुल सही, काका बोले। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वो तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोट जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपने पसंद का अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरों के पास क्या है, क्या नहीं है। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है, और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। पट्टू काका की बात समझ चुका था। वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास वापस लौट गया। पट्टू तोते की तरह ही दोस्तों, बहुत से लोग अक्सर अपने अच्छे गुणों को न देखकर खुश होने की बजाय दूसरों की योग्यताएं और उपलब्धियां देखकर तुलना करने में लग जाते हैं। दोस्तों, दूसरों को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजरने की प्रेरणा लेना तो ठीक है, पर बेकार की तुलना कर किसी से ईर्ष्या करना निराश ही करता है। हमें हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में अद्वितीय हैं, और हमारे पास जो क्षमता और विशेषता है उन्हीं का प्रयोग कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी तुलना किसी से न करें। आपके पास जो है उसको निखारें और उसी से आगे बढ़ जाएं। तुलना करें तो सिर्फ प्रेरणा लेने के लिए और मोटिवेशन पाने के लिए। प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा जो हमेशा से कहता आ रहा हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स नहीं किया है तो भी कमेंट्स कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं उस वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करें तो दुनिया बदलने देर नहीं लगती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन रोचक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी
के जरिए हम सीखेंगे खुद को अच्छा बनाने से सब अच्छा हो जाता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। चाइना के किसी गांव में लिली नाम की एक लड़की रहती थी। शादी के बाद तो वो अपने ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ वो, उसका पति और उसकी सास थी। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा, पर महीना बीतते बीतते लिली और उसकी सास में खटपट होने लगी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, पर सास बहू के संबंध सुधरने के बजाय और भी बिगड़ गए। और एक दिन जब नौबत मारपीट तक पहुंची गई, तो लिली गुस्से में अपने मायके चली गई। उसने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह अपनी सास से बदला लेकर रहेगी। और इसी विचार के साथ वो गांव के एक वैद्य के पास पहुंची। वैद्य जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूं। मेरा किया कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। हर काम में कमी निकालना और ताने मारना उसका स्वभाव है। मुझे किसी भी तरह उससे छुटकारा दिला दीजिए, बस। लिली ने क्रोध में अपनी बात कही। वैद्य बोले, बेटी, चूंकि तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूं ठीक वैसा ही करना, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, लिली बोली। वैद्य अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और लिली को थमाते हुए बोले, लिली, तुम अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि उससे तुम पकड़ी जाओगी। मैं ये डिब्बा लो, इसके अंदर कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा कर देती हैं और 7-8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। अब हर रोज तुम अपनी सास के लिए कुछ पकवान बनाना और चुपके से इन्हें उस खाने में मिला देना। और ध्यान रहे, इस बीच तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह से पेश आना होगा। उनकी बात माननी होगी, ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर न जाए। जाओ, अब अपने ससुराल वापस जाओ और अपनी सास के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करो। लिली खुशी खुशी जड़ी बूटियां लेकर ससुराल पहुंची, लौट आई। अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। अब वो अपने सास की बात मानने लगी थी और आए दिन उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने लगी थी। और जब कभी उसे गुस्सा आता तो वैद्य जी की बात याद करके ध्यान में रखकर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती। 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो सास पहले बहू की बुराई करते नहीं थकती थी, वही अब घर घर घूम घूम कर लिली की तारीफ करते नहीं थकती थी। लिली भी अभिनय करते करते अब सचमुच बदल चुकी थी। उसे अपनी सास में अपनी मां नजर आने लगी थी। लिली को अब अपनी सास की मौत का भय सताने लगा और एक दिन वो किसी बहाने से मायके के लिए निकली और सीधे वैद्य जी के पास पहुंची। वैद्य जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं अब अपनी सास को नहीं मारना चाहती। वो तो एकदम बदल गई है और मुझे बहुत प्यार करने लगी है। मैं भी उन्हें उतना ही मानने लगी। कुछ भी करके उस जहर का असर खत्म कर दीजिए, लिली रोते हुए बोली। वैद्य बोले, बेटी, चिंता मत करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डिब्बे में तो बस स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां थी। जहर तो तुम्हारे दिमाग और नजरिए में था। लेकिन मैं खुश हूं कि तुमने अपनी सास की जो सेवा की और उन्हें जो प्रेम दिया, उससे वो भी खत्म हो गया। जाओ, अब खुशहाली से अपने सास और पति के साथ जीवन व्यतीत करो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको सिखाती है कि आप अपने आप को पहले खुद बदलें और फिर अपने आप दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए
प्रेस बेल आइकन।